नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात कोरोना की। जहां कोरोना के मामले कम हो रखे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में जो कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ परिस्थितियों पे ये भी देखने को मिल रहा है कि मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। जो लोग संक्रमित हो रखे हैं, उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है। प्रदेश में जनवरी के महीने में अब तक करीब 64 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सवाल है कि मध्य प्रदेश में कम हो रहे कोरोना का खतरा, लेकिन क्या मौत के आंकड़े का बढ़ना और ज्यादा गंभीर है? कोरोना से हो रही मौतों की वजह आखिर क्या है? जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या सिर्फ उनकी ही जान जा रही है? अधिक खतरा क्या उन लोगों को भी है जिनकी लापरवाही ज्यादा है? ऐसे कई सवाल रहेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे कुछ कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों ने मौतों का नजारा देखा है। इस बार वैसे हालात तो नहीं है, लेकिन मौतों का आंकड़ा पिछले एक सप्ताह में तेजी के साथ बढ़ा है। पिछले एक सप्ताह में ही 44 मौतें हुई हैं। अचानक से मौतों की बढ़ती संख्या अब डराने लगी है। इससे भी चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर में जिनकी मौत हुई, उसमें अधिकांश लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में जनवरी महीने में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में ही 44 लोगों की मौत हुई है। तीसरी लहर में भी सभी उम्र के लोगों की मौत हो रही है। एमपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार पहली और दूसरी लहर से धीमी है। सुनिए प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन के कवरेज में नहीं थे। आमतौर पर वैज्ञानिकों का यही कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण तो हो सकता है, परंतु बीमारी की जो इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता उतनी नहीं रहेगी। इसलिए हमारा लगातार यही कहना है कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिनकी मृत्यु हुई उनमें अधिकतर वही हैं जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं। कोरोना के वर्तमान हालात पर कांग्रेस ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। सबसे बड़ा विषय यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। कांग्रेस भी कहती है सख्ती मत कीजिए जिससे जनता को परेशानी हो, लेकिन इंतजाम तो कीजिए। इस तरह के पूरे मामले तो कीजिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का लोग उल्लंघन नहीं करें। क्या कर रहा है प्रशासन, समझ से बाहर है। लोगों की मौतें हो रही हैं। लीवा पोती का काम हमेशा सरकार ने किया, शिवराज सरकार ने, फिर से दोबारा वही किया जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें कई लोग पहले से कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ते ही मौत के आंकड़े भी बढ़ जाते हैं। कारण एक तो ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड की वजह से साथ साथ एक फ्लू भी चल रहा है, वायरल फीवर का सीजन चल रहा है। अब इसमें जो क्रोनिक डिसीज़ वाले मरीज हैं उन पे इसका असर आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कोरोना की वजह से हो रही है डेथ या ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी जुड़ी हुई है। अधिकतर डेथ वो डेथ हैं जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ है कुछ, और ठंड की वजह से जब वायरल निमोनिया होता है उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में वो सामने आता है। तीसरी लहर में कोरोना से होने वाली मौतें ही लोगों के डर का बड़ा कारण है। एक बार फिर जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, कोरोना के शिकार हो रहे लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कहीं स्थिति विरोधाभास की तो नहीं है। एक तरफ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, पिछले 3 दिनों का डेटा देखें तो जो संक्रमितों की संख्या है वो घट रही है, यानी डेली जो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं उसमें कमी नजर आ रही है। दूसरी तरफ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये किस तरफ इशारा करता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर प्रमोद नीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सनवर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीमा, शुरुआत आज आप ही से करते हैं। अभी पिछले 3 दिनों का जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये दर्शा रहा है कि अब आंकड़े घट रहे हैं। कहीं ये इस तरफ इशारा तो नहीं करता कि हम पीक को पार कर चुके हैं कोविड की? जी, जो ट्रेंड जो शुरुआत हुई थी
दिसंबर के लास्ट वीक से, और आज हम देख रहे हैं कि ये जो पीक है डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो एक स्टेज के बाद डाउन ट्रेंड होना ये पेंडेमिक में एक तरह का इसका नेचर होता है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जैसे 70% से ऊपर अगर इन्फेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद पीक को डाउन जाना ही पड़ता है। और हमने देखा कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है बहुत तेजी से फैला और इसने लगभग 70 to 80% पॉपुलेशन को अपने संक्रमण में ले लिया। तो इसका पीक अब डाउन आना निश्चित है। आरआई वैल्यू कम हो चुकी है और इन्फेक्शन रेट हालांकि अभी भी हाई है, पर अब इसका पीक जाने की तैयारी में है। तो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी या थर्ड वीक ऑफ फरवरी तक जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि शायद हम लोग कोरोना से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। आपका जो अभी मैं सुन रहा था कि जो डेथ रेट है जी, वो बढ़ा है। अभी अचानक 64 डेथ्स आई है सामने लास्ट वीक में जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डेथ हुई है ये दो कारणों से हुई है। हालांकि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, पर नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो परसेंट मान लो पिछली बार जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें डेथ रेट 4% के करीब या 3 to 4% थी, पर इस बार अगर मान लो ये 0.5% भी है, पर चूंकि जो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुके हैं तो नंबर ऑफ डेथ तो आएंगी, पर वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट में बहुत थोड़ी आएंगी। पर नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है कि वो डेथ रेट भी हमको ऐसा लगा है कि नंबर बढ़ गया है, तो उससे चिंता की बात नहीं है। दूसरी, जैसा कि हम कहते भी आए हैं कि कोमॉर्बिड कंडीशंस, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट, ओवर एज पेशेंट, 75+ पेशेंट, इन लोगों को जब भी होगा तो सिंपल ओमिक्रॉन के कारण भी उनमें लंग इन्फेक्शन या इम्यूनिटी लो होने के कारण उनकी डेथ हो सकती है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जी, और मैंने हमेशा अभी अगर 5 पेशेंट ऑपरेशन के लिए मान लो कल है मेरे पास, तो 1 या 2 इन्फेक्शन में आ रहे हैं उनमें। और जो फ्रैक्चर नेक फीमर के पेशेंट है वो प्रायतः ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, तो उनमें अगर फ्रैक्चर के साथ कोरोना है तो वो एक स्थिति बड़ी विकट बन जाती है। तो उसको हमें निश्चित तौर से उन पेशेंट्स को भर्ती करना चाहिए। दूसरा है क्या, जनता में यह है कि भाई कोरोना हुआ है तो सर्दी खांसी होने पे भी वो लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे और ना आइसोलेट हो रहे हैं। ये जन जागृति जो है अभी पूरी तरह से इसमें जनता बड़ी लापरवाह हो गई है, तो उसके कारण से इन्फेक्शन रेट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो पेशेंट जिनको बीमारियां हैं उनको ये बहुत ज़्यादा लग जाती है और उसके कारण से भी डेथ रेट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है। और एक बहुत बड़ी बात ये देखने की, एक बूस्टर डोज जो लगने वाला था उसके प्रति लोगों में बिल्कुल भी उत्साह या जागृति नहीं है, और उस बूस्टर डोज को लगवाने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बूस्टर डोज भी लगाना जरूरी है। तो ये वैक्सीनेशन होना जरूरी है इन्फेक्शन के प्रति, होने के प्रति। अगर इन्फेक्शन से हो गए हैं, कोई सर्दी खांसी सिंपल भी है, तो आइसोलेट होने में क्या बुराई है? हो सकता है आपको कोरोना हो या ना हो, टेस्ट भी मत कराइए, आइसोलेट हो जाइए और कम से कम मास्क तो लगाइए। दूसरे की सेहत का ज्यादा ख्याल करना होगा और साथ में खुद का तो करना ही है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और ये जो प्रोटोकॉल हैं वो हमें एक बार फिर अपनाने होंगे, उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें तजना नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सनवर जी, जो पिछले 3 दिनों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो ट्रेंड डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसके बाद अब कुछ बदलाव की तरफ भी इशारा है? क्या अब ये माना जा रहा है कि किसी तरह की सख्ती में कोई ढिलाई या फिर किसी स्तर पर और ज़्यादा सख्ती, इस तरह के कोई प्रयास तो नहीं, इस तरह की कोई स्टडी तो नहीं? सनवर जी। नहीं जैसा आपने अभी रिपोर्ट में बताया, और मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि ढिलाई नहीं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सख्ती भी नहीं, क्योंकि कभी भी कोई लॉकडाउन या कोई बंद या ज्यादा सख्तियां ये आप अनादिकाल के लिए नहीं लगा सकते। हमको लोगों की जान को बचाना है, लेकिन लोगों की जान के साथ साथ जहान भी बचाना है। हम देखिए एक एक, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया और जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, एक एक जो 64 डेथ हुई है, एक एक जान बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके अनेक कारण बताए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या कारण और हो सकते हैं, कैसे
एक ज्यादा एज का होना, कैसे कोई गंभीर बीमारी से पहले से ग्रसित होना, या अन्य प्रकार की भी कोई बातें उन्होंने बताई है। लेकिन फिर भी एक भी जान गई है तो बहुत गंभीर बात है। हम सब मिलकर ये प्रयास करते हैं कि एक भी जान ना प्रदेश में ना देश में कहीं किसी बीमारी से जाए। लेकिन उसके बावजूद 64 जाने गई है और उनके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ईश्वर की कृपा से और बाकी सारे संसाधनों की व्यवस्थाएं, दोनों बातें अपनी अपनी जगह काम कर रही है। और ये जो ओमिक्रॉन आया है, जो बहुत तेजी से फैला है, लेकिन वो जानलेवा नहीं बना कि उसने बहुत तेजी से पैनिक दिया हो, बहुत लोगों की जानें दी गई हो। आज हम देखें मध्य प्रदेश के हालात, तो 98.59% मरीज, मतलब लगभग 99% मरीज होम आइसोलेशन में होकर ठीक हो रहे हैं। 1 से 1.5% मरीज को अस्पताल जाना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में आज हमारे पास मध्य प्रदेश की सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, ईश्वर न करे कभी जरूरत लगे उनकी, लेकिन सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी सचेत है और कोरोना के हालात ना बिगड़े। और जैसा आपने आंकड़े बताए कि इस तरह से वापस डाउन उसके आंकड़े होना चालू हो गए, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन प्लांट से लेकर, ऑक्सीजन बेड से लेकर, तो आइसोलेशन बेड से लेकर तमाम इंतजाम मध्य प्रदेश की सरकार ने माकूल किए हुए हैं। बिल्कुल। और वो पूरे के पूरे 51-52 जिलों में किए हुए हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कहना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ वापस लौटूंगा सनवर जी, जो डॉक्टर साहब ने जिसका जिक्र किया है कि बूस्टर डोज में जो कहीं ना कहीं अब एक स्पीड नज़र आनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। मैं उसके साथ वापस आऊंगा आपके पास। फिरोज जी से एक कमेंट ले लेता हूं। फिरोज जी, कैसे देखते हैं इन वर्तमान परिस्थितियों को? क्या राहत महसूस की जा सकती है? देखिए, राहत का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं पिछले 5 दिन से ये देख रहा हूं अपनी विसिनिटी में, आसपास के लोगों में, कि हर व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है। वही सर्दी, खांसी, बुखार। और ये जो टेस्ट है, अब सरकार 81,000 टेस्ट कर रही है 5 करोड़ लोगों में। ना तो इनके पास कोई टेस्टिंग की व्यवस्था है, ना ही कहीं वैन्स खड़ी हुई है। लोग प्राइवेट टेस्ट करा रहे हैं। डॉक्टर से के पास जाते हैं, डॉक्टर से फोन पे बात करते हैं, तो वो डॉक्टर का कहना ये कि आप टेस्ट कराइए या मत कराइए, दवाई यही है जो चल रही है। और ऐसा बहुत लोगों को उन्होंने कंसल्ट किया है, डॉक्टर्स ने बहुत सारे लोगों को प्रिस्क्राइब किया है, तो लोग उस तरीके से ही काम कर रहे हैं। स्थितियां जो है वाकई बहुत विकट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मौतें कम हो रही हैं। लोग अस्पताल नहीं जा रहे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और लोग घरों में ही ठीक हो रहा है। लेकिन कहीं भी सरकारी इंतजामात जो है वो हमको नजर नहीं आते। कोई टेस्टिंग की इन्होंने कहीं कोई सुविधा की, रैपिड टेस्ट आप कहीं करते हो वो नहीं दिख रहा हमको, कि कहीं कॉर्नर पे वैन लगी। जब पहली लहर आई थी तब थी ये व्यवस्था, लेकिन ये दूसरी और तीसरी लहर में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कोविड गाइडलाइंस है इसका कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। आप भोपाल में चलिए, सड़कों पर निकलिए, लोग बारात निकालते हुए आपको दिख जाएंगे कि बाकायदा बारातें लग रही हैं रोड पे और लोग नाच रहे हैं जैसी जहां आम लगती थी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, किसी चीज का कोई पालन नहीं है। अब सरकार, मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि अगर मान लीजिए ये ओमिक्रॉन अभी है और इसका वायरस लोड बढ़ जाता है जैसा कि डेल्टा में हुआ था, और वायरस लोड बढ़ के अगर ये म्यूटेट हो गया ये वायरस और किसी खतरनाक रूप में चला गया, तब कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? सवाल ये है। हम भी नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो गया सर, अब तो कम होने का आंकड़ा आ रहा कोई है। परेशानी हो। मैं आपने जिन बातों का जिक्र किया वो सही है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई अपना सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है। अभी आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आप भी कम से कम 2-3 बार खांसे, तो शायद आपकी भी सेहत थोड़ी नासाज नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर नीम से जो आपने सवाल किया उसी सवाल के साथ मैं भी जाता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो रिकवरी रेट और जो संक्रमण दर है, उन दोनों के बीच लगभग 90 से 92% का डिफरेंस अभी भी नजर आता है। ये क्या थोड़ा सा अभी हमें और सुधारना होगा, और वो कैसे हो सकता है? रिकवरी रेट तो अच्छा ही है,
और संक्रमण दर अभी जो तेज ज्यादा लग रही है कि निश्चित तौर से धीरे से अपने आप कम हो जाएगी। आप जो मेट्रो सिटीज का ट्रेंड देखिए, जहां से पहले इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी और ये विदेश से हमारे यहाँ बॉम्बे और दिल्ली या दूसरे मेट्रोज में आया और वहां पे अब जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आपको दिल्ली में भी मिल रहा है और बॉम्बे में भी मिल रहा है। तो वही ट्रेंड हमको बताता है कि निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में भी वही ट्रेंड फॉलो होगा। तो संक्रमण दर तो कम होना ही है, पर अब ये जो एक अभी सवाल उठाया गया है कि इसमें म्यूटेशन अगर हो सकता है क्या, तो इसके ऊपर जीनोम सीक्वेंस के द्वारा बहुत निगरानी रखी जाना चाहिए कि कोई म्यूटेशन अगर होता है तो क्या वो वैक्सीन हम जो लगा चुके हैं वो उस पर कारगर होंगे कि नहीं होंगे। पर ये भविष्य के प्रश्न है, फिलहाल इसका उत्तर शायद कोई भी दे नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली अभी जो भविष्यवाणियां WHO के लेवल पे हो रही है या जो वैज्ञानिक हमारे विश्व के कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वी आर एट द एंड ऑफ द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक अब जाने वाला है और अभी एंडेमिक बन रहा है, मतलब लोकल कुछ जोन्स में रहेगा। पर ये जो पेंडेमिक पैटर्न जो पहले था, महामारी का दौर, अब ये जा रहा है। तो ये एक सांत्वना की बात है, पर हम अपनी एहतियात तो छोड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो हमारे हाथ में आया है वो आया है वैक्सीन। बिल्कुल। और निश्चित तौर से वो वैक्सीन जो है, खास करके वो लोग जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप के हैं या फिर जिनको कुछ बीमारियां हैं, उनको बूस्टर डोज जरूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि डेथ रेट उन्हीं में आएगा। अगर म्यूटेशन भी आया तो सबसे पहले वो उन्हीं लोगों को अटैक करेगा इनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी चल रही है। महत्वपूर्ण बात है। और सनवर जी, कहीं ना कहीं यही बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर बूस्टर डोज की तरफ लोग उतना अवेयर नहीं हैं, तो फिर क्यों ना हम पहले जैसे इन अभियानों का सहारा लें जो पहले शुरू किए गए थे। जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, उसमें अगर सफलता मिली तो बूस्टर के लिए हम उस स्तर पर क्यों नहीं जा सकते, एक। और दूसरी चीज़ ये कि खुद मंत्री जी कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डोज नहीं ली थी और उनकी मृत्यु हुई है। तो फिर उन लोगों को भी हम एक बार फिर से टारगेट करें जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है या फिर सेकंड रह गई है, तो उन्हें भी वैक्सीनेट कर दिया जाए। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है सनवर जी। निश्चित रूप से देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से जन भागीदारी के द्वारा टीकाकरण हम लोग लगातार करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, घर घर दस्तक के माध्यम से जनप्रतिनिधि खुद अपने घर घर जाकर और लोगों को, ऐसे लोग जो रह गए उनको टीकाकरण में टीका अवश्य लगे, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज जो टीका लगा उसी का परिणाम है जो अभी आपने बताया कि 91 से 92% रिकवरी रेट है। हमारे विद्वान मित्र फिरोज भाई ने कहा था कि टेस्टिंग जो है, देखिए टेस्टिंग को तो मध्य प्रदेश में नागरिकों का अधिकार के रूप में मान्यता मिली है और इसी का परिणाम है कि सेकंड लेयर में जब इतना पैनिक था लोग इतने डरे हुए थे, वैसी स्थिति में जब 70,000 हम टेस्ट कर रहे थे और आज हम 80 से 85,000 टेस्ट कर रहे हैं। देखिए बेड्स के मामले में हम बात करें तो 57,392 बेड जो हमारे पास उपलब्ध है, उसकी तुलना में 68,878। लेकिन सनवर जी, जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो 24 घंटे में नहीं आ पा रही है, उसमें लगभग 2 दिन का वक्त लग रहा है। देखिए यथासंभव जितनी शीघ्रता से आ सकती है उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई देरी लग रही है तो उसको भी अति शीघ्र ठीक किया जाएगा, तो कोई मनाही नहीं। बिल्कुल, चलिए मैं लौट रहा हूं। मैं आपको बताना जी मैं लौट रहा हूं सर। एक कमेंट फिरोज जी का ले लेते हैं, वापस आता हूं। फिरोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये बातें कर रहे हैं कि टेस्टिंग, एक तो टेस्टिंग 5 करोड़ पॉपुलेशन में मात्र गांव-गांव तक लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है। ये मेरी जानकारी अंडर तक के इंटीरियर गांवों में भी। और सरकार के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो कोई लैब ही नहीं है। और जब होती है यहाँ ये पता चला कि जो लोगों ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अपने सैंपल दिए थे अमेरिका से आके, वो वापस अमेरिका पहुंच गए, उनकी रिपोर्ट बाद में आई। एक बात, जीनोम सीक्वेंसिंग में ये भी पता चला हमको कि 31% जो टेस्ट है वो टेस्टों में कि 31% लोग जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी शिकार हुए हैं, यानी चारों वेरिएंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो सरकार जो है, हमारी मांग है कि सरकार पहली चीज एहतियात बरते, दूसरी चीज इंतजामात को बढ़ाए,
टेस्टिंग को बढ़ाए और जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लैब हम अपने यहाँ तो खोले ही खोले, और जो दिल्ली में भेज के इसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है ये जल्दी से जल्दी लोगों को मिलना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो वायरस है वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। अभी जितनी भी चीजें हैं सरकार ने एक कमेंट मैं डॉक्टर साहब से लूंगा। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, मैं इसका एक कमेंट डॉक्टर साहब से लूंगा। लेकिन फिरोज जी, इससे इतर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो टेस्टिंग नहीं हो रही है या फिर जो लोग घर घर में संक्रमित पाए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण क्या आप लोगों को भी मानते हैं कि वो टेस्ट कराने से बच रहे हैं? लोग जो है प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करा रहे हैं, मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मोस्टली लोग क्या टेस्ट कराने से भी बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएंगे, दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। ये ट्रेंड कहीं आपको नजर आया क्या? मैंने कहा ना, बहुत से लोगों ने मुझे ये जानकारी दी है पर्सनल तौर पे कि डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ या ना कराओ, दवाई तो यही रहेगी। तो लोग टेस्टिंग से भी बच रहे हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। और लोग बाहर प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग करा रहे हैं। हर चीज में दूसरों को ब्रैकेट करने के बजाय लोग क्या अपने खुद पर इस चीज को अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल था। मैं लौट रहा हूँ फिरोज जी, मैं लौट रहा हूँ। इसलिए नहीं डर रहे हैं जी, मौतें नहीं हो रही ज्यादा, जी, और मौतें ज्यादा, यही मैं सुनना चाह रहा था कि जो लापरवाही है वो अपने आप में बड़ी है। डॉक्टर नीम, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, जीनोम सीक्वेंसिंग का इस तीसरी लहर के दौरान बार बार जिक्र हुआ, क्या मैं इसको थोड़ा सा समझ सकता हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग तो सिर्फ उसके जीन को समझने के लिए है कि ये कौन सा म्यूटेशन है, हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे क्या आम इंसान को कोई इत्तेफाक रखना चाहिए? आम इंसान को तो अपने ठीक होने से मतलब है कि मैं ज्यादा संक्रमित ना हूं तो कम से कम हूं और जल्द घर पे ठीक हो जाऊं। ये तो आम इंसान की फिक्र है। जो वैज्ञानिकों की और डॉक्टर्स की फिक्र है कि सीक्वेंसिंग करके हमें आगे का ट्रेंड पता लगाना है। खास करके सीक्वेंसिंग से ये पता लगेगा कि वैक्सीनेशन का असर उस म्यूटेशन वाले वायरस पे है कि नहीं है। अगर म्यूटेशन का असर, वैक्सीनेशन का असर म्यूटेशन पे नहीं है तो बड़ी फिक्र वाली बात हो जाएगी, तब हमको किसी दूसरे उपाय पे जाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मतलब कुल मिलाकर इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग का जो सीधा संबंध है वो सिर्फ स्टडी से है, उसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रीटमेंट तो जब आपका लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, मरीज ठीक नहीं हो, बुखार कंटिन्यूस आता रहे, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लो जाए, तब ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अगर मरीज केवल खांसी सर्दी बुखार है, सिर दर्द है, बॉडी एक है और उसको ऑक्सीजन लेवल लो नहीं जा रहा है और कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, तो उन मरीजों को तो घर पे रख के हम ठीक कर ही रहे हैं। तो केवल उन मरीजों पे वाच रखी जाती है जब कोई दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो जैसे किसी की डायबिटीज बिगड़ रही है, बहुत ज्यादा शुगर हो रही है, या किसी का किडनी फंक्शन है तो क्रिएटिनिन हाई जा रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, या कोई हार्ट पेशेंट है तो उनके हार्ट की गति तेज कम है या हार्ट को ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, ये जब चीजें अगर सामने आती है तो फिर ये ओमिक्रॉन में भी आपको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगी उन चीजों की जो पहले से मौजूद है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन तो इस पूरी स्टडी के बाद एक चीज समझ में आती है कि वो डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की स्टडी के लिए है जीनोम सीक्वेंसिंग, और उसके बाद वो समझ लेते हैं कि इस कोविड का ट्रेंड किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कौन कौन सी म्यूटेशंस को रखे हैं, इसका आम लोगों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से यही है, अपील यही है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और इस डाउन होती हुई स्थिति को कहीं ना कहीं लापरवाही की तरफ लेकर मत जाइएगा। ध्यान रखिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।